जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम आपके सामने आए हैं 8 मई 2023 का दैनिक करंट अफेयर्स लेकर के। दोस्तों यहां पर आप लोग हमारे ऑफलाइन बैचेस के बारे में देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप आसपास के एरिया से संबंधित हैं तो आप हमारे ऑफलाइन संस्थान में आकर के इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और यहाँ पर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। दोस्तों आज के दिन हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों, जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम और आने वाले पीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा दोस्तों जानकारी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों कुछ हमने यहाँ पर संवैधानिक प्रावधानों के बारे में भी बात करने वाले हैं दोस्तों, तो इसके बारे में भी आपको स्किप नहीं करना है दोस्तों, पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपका, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात विकसित हो रहा है दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसने देखा है कि 2023 का पहला चक्रवात आने वाला है दोस्तों। और ये कहां पर डेवलप हो रहा है? ये डेवलप हो रहा है आपका, ये बंगाल की खाड़ी में डेवलप हो रहा है। बंगाल की खाड़ी आप लोग जानते होंगे। इस तरह से यदि आप हम इंडिया का मैप यहां पर इस तरह से बनाएं, ये आपका क्या है यहाँ पर मित्रों, ये यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी, ये आपका अरब सागर है और ये है आपकी बंगाल की खाड़ी मित्रों। यहां पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी है। यहां पर इस वाले एरिया में मित्रों क्या है, एक आपका चक्रवात विकसित हो रहा है जो कि 2023 का पहला चक्रवात है। और उस चक्रवात का नाम दोस्तों क्या रखा गया है? उस चक्रवात का नाम रखा गया है दोस्तों मोका। यहां पर इस चक्रवात का नाम याद रखना है आपको, मोका इस चक्रवात का मित्रों नाम रखा गया है। यहां पर दोस्तों चक्रवात का जो नाम है वो दोस्तों मोका रखा गया है, मोका। लेकिन ये संबंधित वर्ड जो है ये मोका से संबंधित वर्ड है, इसके बारे में हम आपको अभी विस्तार से बताने वाले हैं। ये इस चक्रवात का एक्चुअल में नाम रखा गया है। और मित्रों ये फेमस क्यों है, इसलिए यह परीक्षा के लिए आपका महत्वपूर्ण है। तो यहां पर मित्रों आपको याद रखना है, ये जो चक्रवात है इसका एक्चुअल में नाम मोका है। ये आपको मोका ही लिखना है दोस्तों इसकी जगह पर। लेकिन मोका के बारे में हम आपको यहां पर बताएंगे, क्योंकि यहां पर आप लिखा देख रहे होंगे मोका कॉफी उत्पादन के क्षेत्र में यहां पर काफी ज्यादा फेमस है दोस्तों। यमन का दोस्तों यहां पर मोका जो है मित्रों, अब यहां पर आपको मोका लिखना है। देखिए यमन का एक बंदरगाह शहर है, उस शहर का नाम है मोका और इसके नाम पर इसका शब्द बदला हुआ है, थोड़ा सा मोखा रखा गया है मित्रों इसका नाम। और ये फेमस क्यों है? फेमस इसलिए है दोस्तों क्योंकि 2023 का पहला चक्रवाती तूफान है जो कि बंगाल की खाड़ी में आ रहा है। क्लियर? अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जो ये मोखा है, मोखा ये 8 मई के आसपास आने वाला है दोस्तों। ये काफी पहले से अलर्ट जारी हो गया है और यमन ने इसका नाम दिया है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा, यदि आपने चक्रवात के बारे में पढ़ा है कोर सब्जेक्ट, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्लाइमेट जब पढ़ते हैं तो वहां पर चक्रवात आपको पढ़ने को बाकायदे मिलता है। तो चक्रवात के बारे में पढ़ा है, तो इसका नामकरण जो है दोस्तों IMD, दोस्तों इसका नामकरण जो किया जाता है ये भारत की तरफ से दोस्तों किया जाता है ना। ये एक संस्था है दोस्तों जो कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में आने वाले चक्रवाती तूफानों का नामकरण करने का कार्य करती है। क्लियर? तो यमन जो है दोस्तों वो भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर के नामकरण करने वाले देशों में 13 देश शामिल हैं और सभी 13 देश क्या काम करते हैं दोस्तों, 13 नामों की सूची जारी कर देते हैं सभी, और उन्हीं के अनुसार फिर नाम हर देश का एक क्रम के अनुसार, वर्णमाला के क्रम के अनुसार उनका नाम ले लिया जाता है। क्लियर? जैसे दोस्तों 13 देश हैं और सभी 13 देशों ने अपने अपने 13 नामों की सूची भेज दी। क्लियर? अब इन नामों को क्रम से, वर्णमाला के क्रम से जो देश आएगा उसी देश का चक्रवात का नाम दे दिया जाएगा, उसी देश के सूची में से निकाल करके। क्लियर? ये बात आपको यहां पर याद रखना है। तो इस बार भले ही चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया है, लेकिन नाम देने की किसके बारी थी? तो नाम देने की बारी थी यमन की। तो दोस्तों यमन का दिया हुआ नाम रखा गया और यमन ने जो नाम दिया, ये मोका एक बंदरगाह शहर है एक्चुअल में यमन में, और इसी के नाम पर यहां पर इस चक्रवात का नाम रखा गया। क्लियर? 2022 का अगर आपसे कोई पूछे दोस्तों 2022 का पहला चक्रवाती तूफान कौन था, उसका नाम है असनी। क्या नाम है दोस्तों? असनी नाम है 2022 का पहला चक्रवाती तूफान। और यह नाम दिया था मित्रों किसने? श्रीलंका ने। यह नाम किसने दिया था? श्रीलंका ने। तो यह बात भी आपको मित्रों यहां पर याद रखनी है। क्लियर? ये 2022 का पहला चक्रवाती तूफान था और 2023 का पहला चक्रवाती तूफान जो है ये आपका कौन सा है? मोखा। ये बात भी मित्रों आपको यहां पर ये मोखा याद रखना है। क्लियर? चलिए देखते हैं इसके आगे।
हाँ, देखिए दोस्तों, ये नामकरण अभी हमने जैसे बताया, तो ये नामकरण इसी तरह से दिया जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग जो आईएमडी है दोस्तों, आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा दोस्तों नामकरण किया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक 13 देश जो है मित्रों, ये 13 नामों की सूची भेजते हैं, और ये दोस्तों वर्ण क्रम के अनुसार हर देश का एक बार नाम उठा लेता है। क्लियर? तो ये याद रखना। इसका काम क्या है दोस्तों? ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व व दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए नाम देने के लिए दोस्तों जिम्मेदार है दोस्तों। क्लियर? ये भारत मौसम विज्ञान विभाग। तो ये बात भी आपको मित्रों यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग, ये इसका यहाँ पर ये केंद्र है, ये भी आपको याद रखना है। 2023 का प्रथम चक्रवात कौन सा था? ये हमने आपको जस्ट अभी बताया है, असनी था दोस्तों। 2023 का 2022 है यहाँ पर, 2022 का प्रथम चक्रवात जो है ये असनी था। क्लियर? और नामकरण किसने दिया था? श्रीलंका ने इसका नाम मित्रों दिया था। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये नाम किसने दिया था? श्रीलंका ने नाम यह दिया था। क्लियर? चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा है, हाल ही में कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? दोस्तों यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जो है तैयारी आप किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम की कर रही हो। यहाँ पर जितने भी महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर बनती हैं। तो इसका उत्तर क्या है? आरवीएनएल। क्लियर? आरवीएनएल दोस्तों जो है हाल ही में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसको नवरत्न का दर्जा मिला? वो कंपनी का नाम है दोस्तों आरवीएनएल। क्लियर? आरवीएनएल मतलब दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड। क्लियर? रेल विकास निगम लिमिटेड, ये आरवीएनएल है दोस्तों। ये एक सरकारी कंपनी है और इसको हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। तो पहली बात तो आप यहां पर समझिए दोस्तों, जो भी सरकारी कंपनियां होती हैं वो 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है। एक होता है दोस्तों महारत्न, एक होता है दोस्तों नवरत्न, और एक कैटेगरी होती है दोस्तों मिनी रत्न। 3 कैटेगरी होती हैं दोस्तों जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां होती हैं। यहां पर महारत्न कंपनियां वो कंपनियां कहलाती हैं जो सरकार को सर्वाधिक लाभ कमा करके देती हैं। ऐसी कंपनियां दोस्तों महारत्न कंपनियां कहलाती हैं। और नवरत्न कंपनियां वो कहलाती हैं जो महारत्न की तुलना में लाभ तो देती हैं लेकिन इनकी तुलना में कम लाभ देती हैं सरकार को, ये आपकी नवरत्न कंपनियां हो जाएंगी। और इसके अलावा दोस्तों जो मिनी रत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां बहुत सारी हैं एक्चुअल में वर्तमान में देखा जाए, लेकिन ये इनसे भी कम लाभ देती हैं, लाभ हालांकि ये सरकार को देती हैं। तो ये 3 कैटेगरी में यहां पर कंपनियों को बांटा गया है। क्लियर? तो ये 14वां मिनी रत्न बन गया है आरवीएनएल। तो मिनी रत्न की संख्या वर्तमान में यहां पर 9 रत्न है। क्लियर? 9 रत्न की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई दोस्तों? 14 हो गई। और 14वां नवरत्न कौन सा है आपका? नवरत्न कंपनी आरवीएनएल। ये आपको अब यहां से याद रखना। क्लियर? अच्छा, आरवीएनएल को दोस्तों 24 जनवरी 2003 को पीएसयू के रूप में दोस्तों, पब्लिक सेक्टर यूनिट के रूप में इसको निगमित किया गया था। पब्लिक सेक्टर मतलब दोस्तों पब्लिक के लिए जो कंपनी है दोस्तों, जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं उनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट। क्लियर? तो आरवीएनएल को 24 जनवरी 2003 को पीएसयू के रूप में मित्रों यहां पर निगमित किया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, यह रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। कौन? आरवीएनएल। कौन से मंत्रालय के अधीन करता है? रेल मंत्रालय के अधीन होती है यह संस्था, और एक केंद्रीय सार्वजनिक क्या है? उपक्रम है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और इसके बारे में हमने जानकारी यहाँ पर बताई है। भारत में नवरत्न और महारत्न के बारे में जानकारी आपको लिखना है। देखिए दोस्तों, नवरत्न जो हमने आपको यहाँ पर नवरत्न जो कंपनियां आपको बताई हैं, नवरत्न की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? आरवीएनएल को शामिल करती हुई दोस्तों यहाँ पर 14 हो गई है संख्या दोस्तों, यहाँ पर 14 है। और 14वीं कौन सी है आपकी नवरत्न? तो वो है आपकी आरवीएनएल। ये हमने जस्ट अभी आपको क्वेश्चन में इसका वर्णन किया है। क्लियर? अच्छा, महारत्न कंपनियां वर्तमान में कितनी हैं दोस्तों? महारत्न कंपनियां कितनी हैं वर्तमान में? 12 हैं। क्लियर? अच्छा, जो सबसे नवीन 12वें नंबर की महारत्न कंपनी है वो कौन सी है? पीएफसी, यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। क्लियर? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ये आपकी क्या है? 12वें नंबर की ये आपकी महारत्न कंपनी है। यह बात भी आपको दोस्तों याद रखना है। तो ये बात आपको याद रखना, तीनों कैटेगरियां याद रखनी है आपको, तीनों कैटेगरी याद रखनी है आपको। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। तो महारत्न की संख्या कितनी है मित्रों? 12 है।
मिनी रत्न की, नवरत्न की संख्या कितनी है? 14 है। और इनकी संख्या काफी सारी है, इसलिए इनकी संख्या आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। क्लियर? तो ये बातें दोस्तों आपको यहां पर याद रखनी है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों तीसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के द्वारा श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास बनाए जाने की घोषणा, अनाउंसमेंट की गई है? दोस्तों रामचंद्र, श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास, है ना, जहां जहां से रामचंद्र दोस्तों गुजरे, जहां जहां पर श्री रामचंद्र जी से संबंधित मंदिरों का समूह बना हुआ है दोस्तों, उन एरिया को जोड़ने के लिए दोस्तों जो एक रोड मैप तैयार किया गया है, वो कौन से राज्य के द्वारा रोड मैप यह तैयार किया गया है? तो दोस्तों यह रोड मैप आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। ये आपको रामचंद्र पथ गमन न्यास याद रखना है, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको हाल ही में बनाए जाने की घोषणा की है। क्लियर? तो इसका उत्तर तो आपको यहां पर सामने दिख गया। अब देखिए दोस्तों, रामचंद्र पथ जो है दोस्तों, ये चित्रकूट से प्रारंभ होना है। कहां से प्रारंभ होगा दोस्तों? चित्रकूट से प्रारंभ होगा और यह कहां तक जाएगा? अमरकंटक तक ये होते हुए जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों क्या है, यह प्रारंभ किया गया है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर? अच्छा, मध्य प्रदेश का अयोध्या, अगर रामचंद्र जी से संबंधित कुछ चीजें देखें तो मध्य प्रदेश का अयोध्या, क्योंकि अयोध्या आपका उत्तर प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में भी अयोध्या जैसा पवित्र एक आपका नगर है, इसको कहते हैं ओरछा। क्लियर? तो मध्य प्रदेश का अयोध्या ओरछा को कहा जाता है। यहाँ पर राम से संबंधित मंदिर है। अच्छा, ओरछा में राम राजा मंदिर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अयोध्या को, मध्य प्रदेश का अयोध्या इसको कहा जाता है। अच्छा, ओरछा रामायण, यहाँ पर साकेत संग्रह है दोस्तों, ओरछा में साकेत संग्रह यहाँ पर बना हुआ, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रामायण से संबंधित दोस्तों, साकेत संग्रह है यहाँ पर, ये बात भी मित्रों आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और है, इसके बारे में देखना है। रामायण पर कुछ खास, राम से संबंधित दोस्तों कुछ खास बातें आपको जाननी है मध्य प्रदेश में, जो भी भगवान राम से संबंधित चीजें हैं। जैसे दोस्तों विश्व रामायण कॉन्फ्रेंस दोस्तों कहां पर हुई थी दोस्तों? हाल ही में ये जबलपुर में हुई थी, विश्व रामायण कॉन्फ्रेंस, ये जबलपुर में आयोजित की गई थी मध्य प्रदेश में। क्लियर? अच्छा, रामलीला उत्सव कहां पर होता है दोस्तों? ये भोपाल में होता है मित्रों। रामलीला उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। रामलीला मेला कहां पर लगता है मित्रों? यह दतिया में लगने वाला आपका एक मेला है, रामलीला मेला। रामजी बाबा का मेला अगर आपसे पूछा जाए, ये तो रामलीला का मेला है, रामजी बाबा का मेला पूछा जाए तो ये आपका नर्मदापुरम में लगता है। यह बात भी दोस्तों आपको यहां पर याद रखनी है। रामपायली का मेला ये बालाघाट में आपका लगता है। किसका मेला? रामपायली का मेला। क्लियर दोस्तों? तो ये बात भी आपको मित्रों यहां पर याद रखनी है। चलिए इसके बाद देखते हैं, हाँ, ये आपका रामचंद्र पथ गमन न्यास है जो है, इसको भी आपको याद रख लेना है। रामचंद्र पथ गमन न्यास है, ये हमने आपको बताया चित्रकूट सतना से प्रारंभ होने वाला है ये पथ गमन न्यास, और यह मैप कहां तक जाएगा? अमरकंटक तक जाएगा, ये हमने आपको पहले बता दिया है। क्लियर? तो देखिए चित्रकूट से होते हुए ये कामतानाथ मंदिर यहाँ पर सतना में है, जो कि सतना जिले में आता है। कामतानाथ मंदिर से आएगा। स्फटिक शिला दोस्तों सतना में भी ये पड़ता है ना। गुप्त गोदावरी जो कि चित्रकूट में ही है, ये सारे स्थान यहां से गुजरते हुए यह आपका रोड आएगा। सती अनुसुईया, है ना, सती अनुसुईया दोस्तों ये मंदिर है, सतना में पड़ेगा, है ना। सलेहा मंदिर दोस्तों यह पन्ना में है, तो पन्ना से भी आएगा ये सलेहा मंदिर से होते हुए। क्लियर? अच्छा, मैहर, फिर इसके बाद यहाँ पर कहां पर आएंगे? मैहर में, ये सतना में पड़ता है दोस्तों, थोड़ा सा सतना में यहाँ पर फिर से घूम जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बड़वारा, ये कटनी से संबंधित है, कटनी में है। और राम मंदिर ताला, है ना, ताला धाम जिसको सतना में कहते हैं, फिर से ये सतना में पहुंच जाएगा। इसके बाद दोस्तों बड़वारा कटनी में ये आपका होता हुआ शाहपुरा जबलपुर, है ना, सीतामढ़ी शहडोल जिले से होते हुए दोस्तों अनूपपुर जाएगा, और अनूपपुर जिले में दोस्तों यहाँ पर अमरकंटक में ये पवित्र स्थान पर खत्म हो जाएगा। क्लियर? हम आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं ये आपको बताना है। ये आपका अमरकंटक है, यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, है ना, 3 नदियां निकलती हैं इस तरह से। ये आप नदियों के नाम आपको यहाँ पर बताना है, और आपको बताना है कि भारत में कुल कितनी ऐसी नदियां हैं जो कि अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली भारत की टोटल नदियों की आपको नाम बताना है। क्लियर? तो ये बातें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम इनका आंसर आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका दोस्तों ये कौन सी सोन नदी है दोस्तों? सोन नदी है। एक नदी है आपकी टोंस नदी है, ये सोन नदी है दोस्तों, ये आपकी टोंस नदी है, और ये आपकी नर्मदा नदी है। क्लियर? तो 3 नदियां दोस्तों यहां से अमरकंटक से निकलती हैं, पवित्र स्थान से।
नर्मदा नदी दोस्तों एक ऐसी नदी है दोस्तों जो कि प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत दिशा में बहते हुए पश्चिम की ओर जाती है और अरब सागर में जल गिराती है। भारत में दोस्तों प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत दिशा में बहने वाली दो नदियां हैं, एक तो नर्मदा है और दूसरी ताप्ती है। इनके बारे में आपको याद रखना है, ये प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत दिशा में बहती हैं। क्यों? क्योंकि यह अपनी भ्रंश घाटी खुद का इनका ढाल है, ये प्रायद्वीपीय ढाल को फॉलो नहीं करती हैं। क्योंकि दोस्तों अगर प्रायद्वीपीय ढाल देखें तो ये आपका दक्षिण पूर्व की ओर है, लेकिन ये आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। और हमने जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में कुल कितनी ऐसी नदियां हैं जो कि अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, तो ये आपका इसका उत्तर है 3 नदियां हैं दोस्तों। एक तो नर्मदा हो गई, दूसरी आपकी ताप्ती हो गई और तीसरी आपकी दोस्तों दामोदर नदी हो गई। एक दिन के करंट अफेयर्स में हमने उसके बारे में भी पढ़ाया था। दामोदर नदी जो है दोस्तों वो आपके छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती है। ये जैसे मान लीजिए कि आपका छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड में पड़ता है, इसको 2 भाग में ऐसे काट देती है। ऊपर का भाग दोस्तों हजारीबाग का पठार कहलाता है और नीचे वाला पठार ये रांची का पठार, और पूरा दोनों को मिलाकर इसको छोटा नागपुर का पठार इसको कहते हैं। तो ये दामोदर नदी तीसरी नदी है जो कि अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आपको। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यानी कि LEI प्रणाली की शुरुआत की, हाल ही में किसके द्वारा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर प्रणाली की शुरुआत की गई है दोस्तों? ये प्रणाली की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। क्लियर? सेबी एक दोस्तों एक ऐसी संस्था है जो कि शेयर बाजार का नियमन करने का कार्य करती है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है, तो आप तुरंत उत्तर बताएंगे सेबी जो है वो शेयर बाजार की नियामक संस्था है। क्लियर? ये बात आपको याद रखना है। इसने दोस्तों लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ये प्रणाली शुरुआत कर दी है दोस्तों, और ये क्या है इसके बारे में भी हम अभी आपको जस्ट बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों पहले तो सेबी के बारे में जानकारी ले लीजिए। सेबी के बारे में स्थापना दोस्तों इसकी 12 अप्रैल सन 1992 में 1992 में हुई थी दोस्तों सेबी की स्थापना। ये बात भी आपको याद रखनी है। और सेबी का मुख्यालय जो है दोस्तों ये कहां पर है? आपका मुंबई में है दोस्तों। मुंबई में सेबी का क्या है? मुख्यालय है। यह बात भी आपको याद रखनी है। और वर्तमान में दोस्तों सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी दोस्तों, ये नाम पूरा क्या है? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच ये कौन है? सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये बात भी आपको मित्रों याद रखना है। अच्छा, LEI जो प्रणाली हाल ही में सेबी ने शुरू की है, ये आखिर है क्या, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। LEI एक वित्तीय लेन देन करने वाली संस्थाओं की पहचान करने के लिए एक यूनिट 20 कैरेक्टर का एक कोड देने की एक व्यवस्था है दोस्तों। जितने भी दोस्तों ऐसी कंपनियां हैं जो कि वित्तीय लेन देन करती हैं, जैसे मान लीजिए कि हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उनको पैसा देते हैं, कोई कंपनी डिबेंचर जारी करती है, बॉन्ड जारी करती है, तो हम उनको पैसा देते हैं, इसका मतलब वो वित्तीय लेन देन करने वाली कंपनी है, कोई बीमा करने वाली कंपनी है ना। तो इस तरह से जो दोस्तों कंपनियां वित्तीय लेन देन करती हैं उनके लिए सेबी ने क्या जारी कर दिया? एक 20 कैरेक्टर का एक कोड जारी कर दिया उन कंपनियों के लिए, और यही दोस्तों कोड क्या कहलाता है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, मतलब पहचानने के लिए। क्लियर? तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। सेबी के बारे में हमने आपको यहां पर बताया। सेबी के बारे में हमने आपको जानकारी दी है कि ये शेयर बाजार की क्या है? नियामक संस्था है दोस्तों। भारत में 2 सबसे बड़े शेयर बाजार हैं, 2 सबसे बड़े दोस्तों क्या है? शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट है। एक है दोस्तों कौन सा आपका? एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE जिसको कहते हैं मित्रों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। क्लियर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये भारत में 2 सबसे बड़े क्या है मित्रों? शेयर बाजार हैं। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार अगर पूछा जाए, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार तो वो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार तो वो आपका कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? तो ये बात भी आपको 1978 में इसकी मित्रों स्थापना हुई थी। क्लियर? 1875 है दोस्तों, यहां पर याद रखना है 1875। क्लियर? इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा 1992 में
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका मुख्यालय कहां पर है मित्रों? इसका मुंबई में, इसका क्या है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। ये बात भी आपको याद रखनी है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसका दोस्तों क्या है, सूचकांक क्या है दोस्तों? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का तो इसका सूचकांक आपको याद रखना है दोस्तों, क्या है? सेंसेक्स। क्लियर? ये क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। और इसका क्या है दोस्तों? निफ्टी। निफ्टी 50, आपने ये वर्ड सुना होगा, न्यूज़पेपर से में आता रहता है, तो यह इसका सूचकांक है। क्लियर? तो भारत में दो सबसे बड़े जो हैं शेयर मार्केट हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी मित्रों रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला अपना प्रश्न। 5वें नंबर का मित्रों प्रश्न है यहां पर देख लीजिए। देखिए 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में, अब दोस्तों ये आपका संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको गौर से सुनना है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में, जो भी दोस्तों शैक्षणिक संस्थान है, चाहे वो आपका स्कूल हो या आपका कोई कॉलेज हो, क्लियर, तो सुप्रीम को SC ST और OBC कम्युनिटी के लिए 76% कोटा के लिए प्रावधान को 9वीं अनुसूची में डालने की बात की है। अब दोस्तों ये प्रश्न जो है अधिकांश, आप में से अधिकांश लोगों के सर के ऊपर से निकल रहा होगा कि ये प्रश्न कह क्या रहा है। एक्चुअल में मित्रों ये प्रश्न कह रहा है कि देखिए छत्तीसगढ़ इसका उत्तर है, तो ऑब्वियसली है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने हाल ही में 76% का कोटा मांगा है SC ST और OBC के लिए। लेकिन उन्होंने कोटा मांगा नहीं है, उन्होंने इस कोटे को 76% का जो आरक्षण है, इस रिजर्वेशन को कहा है, केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि आप इस चीज को 9वीं अनुसूची में डाल लो। क्यों? क्योंकि ये कानून बना लेगा अपने राज्य के लिए कि हमें SC ST और OBC को 76% का कोटा देना है। लेकिन कानून बनाने से क्या होगा, जब हाई कोर्ट उसको रद्द कर देगा। भाई आपने जुडिशियल रिव्यू नाम की एक शक्ति सुनी होगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में होती है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू सिस्टम जो है दोस्तों, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास में यह शक्ति होती है। अब इसके बारे में देखिए दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन इस शक्ति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों हिंदी में? न्यायिक पुनरावलोकन। मतलब इसका यह है दोस्तों कि यदि किसी राज्य की सरकार ने या केंद्र सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जिससे दोस्तों फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो संविधान का, वो ही बदल रहा है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है या कुछ गलत चीजें, असंवैधानिक चीजें हो रही हैं, तो ऐसे में जुडिशियल रिव्यू के द्वारा यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस कानून को खत्म कर सकता है। और ऐसा कई बार हुआ भी है। लेकिन यहां पर देखिए जो आपकी लड़ाई होती है वो आपकी होती है, अगर केंद्र सरकार में देखें तो दोस्तों केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की देखें दोस्तों लड़ाई, और एक सुप्रीम कोर्ट की। क्लियर? और इसके अलावा दोस्तों राज्य की सरकारों की जो विधानसभाएं हैं उनके बीच और हाई कोर्ट के बीच में लड़ाई होती है। हमेशा से दोस्तों न्यायपालिका और विधायिका के बीच में जो है लड़ाई होती चली आई है। ये बात आप लोगों ने, जो आप थोड़ा बहुत अगर आपने आजादी के बाद का भारत पढ़ा होगा, जो लोग PSC की तैयारी करते हैं तो उनका थोड़ा सा पता होगा। क्लियर? तो हमेशा से दोस्तों विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जो है लड़ाई होती चली आई है। और वो दोस्तों लड़ाई इस बात की है कि जो आपकी विधायिका है यानी कि जो सरकार है वो चाहती है कि हम पावरफुल बने और सुप्रीम कोर्ट उनकी पावर पर सख्ती लगा देता है अपनी। क्लियर? जुडिशियल रिव्यू कर देता है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य की सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि हमें 76% का कोटा देना है किसी कम्युनिटी को, तो ऐसे में क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा वह उस कानून को ही रद्द कर देगा, तो वो नहीं दे पाएगा। क्लियर? तो छत्तीसगढ़ के जो यहाँ के CM है भूपेश बघेल, कौन है? भूपेश बघेल। ये दोस्तों कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं और इन्होंने सोचा होगा कि हम SC ST और OBC के लिए 76% का कोटा दें ताकि हम अगले चुनाव में जीत जाएं। एक ये भी लॉजिक रहता है हर पार्टी का। तो ऐसे में यहां पर अब जैसे मान लीजिए कि ये 76% लागू कर दें, तो हाई कोर्ट बैठा है वहां पर छत्तीसगढ़ में, हाई कोर्ट उसको रद्द कर देगा। जब दोस्तों हाई कोर्ट रद्द कर देगा तो ऐसे में अब ये चाह रही हैं कि 9वीं अनुसूची में इसका जोड़ दिया जाए। अब आप में से अधिकांश लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि सर 9वीं अनुसूची में जोड़ने से क्या मिलेगा? तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में ऐसे विषयों को जोड़ा जाता है जिन पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति समाप्त हो जाती है। दोस्तों जितने भी विषय
लगभग आज तक 284 के आसपास दोस्तों ऐसे विषय हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू से मुक्त हैं, क्योंकि वो 9वीं अनुसूची में डले हैं। क्लियर, 9वीं अनुसूची में डले हैं। तो कोई भी चीज अगर 9वीं अनुसूची में डाल दी जाए तो वह जुडिशियल रिव्यू से मुक्त हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसीलिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार इस मामले को क्या करे, ये जो आपका कानून है इसको क्या करे कि 9वीं अनुसूची में शामिल कर दे, ताकि फिर इसको बदला ना जा सके हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है, इसके अंदर एक प्रावधान है कि यदि कोई चीज 9वीं अनुसूची में है तो साधारणतः उस पर जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उसको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन यदि वो फंडामेंटल राइट है ना, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, या फिर फंडामेंटल संविधान का जो स्ट्रक्चर है, मूलभूत संरचना का सिद्धांत, जो कि 1973 के गोलकनाथ केस वर्सेस केरल राज्य वाले में दिया गया था, तो अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो भी इस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये बात भी मित्रों आपको याद रखना है, क्योंकि इससे पहले दोस्तों जो है 58% का कोटा दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने SC ST और OBC के लिए लागू किया था, लेकिन वहां के हाईकोर्ट ने इसको खत्म कर दिया था। क्लियर, तो इसीलिए आप ये केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में डालो ताकि ये जुडिशियल रिव्यू से मुक्त हो जाए। क्लियर, क्योंकि 50% से अधिक का आरक्षण देना ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सही नहीं है। हालांकि EWS एक इसको अलग से संविधान का संशोधन करके यहां पर इसको EWS का आरक्षण दिया गया था, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। तो ऐसे कानून पर जिन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, उनको जो 9वीं अनुसूची में विषय हैं वो ऐसे विषय होते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या नहीं होता, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ये बात मित्रों आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर, तो दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो इसका उत्तर, तो आप जल्दी से वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन बहुत ही डिटेल के साथ में कंप्लीट किए हैं। दोस्तों मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।